हेलो एवरीवन, आई एम वसीम। वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे है, उसी पे हमने आज टॉपिक बनाया है। और इससे पहले भी हमने एक पार्ट इसका कवर किया है, कंप्लीट किया है। आप हमारे जो प्लेलिस्ट है चैनल की, वहाँ पे जाके आप जो इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन है वहाँ पे जाके हमारे जो इससे पहले हमने 3 पार्ट बनाए हैं उनको जाके देख सकते हैं। तो गाइज ये जो हमारा पार्ट है ये 4th पार्ट है हमारा, और ये इंडियन पॉलिटी का 4th पार्ट है। और अगर हम बात करेंगे अमेंडमेंट्स का ये दूसरा पार्ट है। तो गाइज जो हमेशा से हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। तो चलो करते हैं आज का जो वीडियो है वो करते हैं स्टार्ट। सो गाइज आज का जो अमेंडमेंट है वो है 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। 1971 में जो अमेंडमेंट आए हैं वो 24th जो अमेंडमेंट है उसमें क्या लाया गया था? मेड इट कंपलसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेट टू ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। जो हमारे प्रेसिडेंट है उसके लिए जो कंपलसरी बनाया गया था, एक रूल बनाया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगी उस पर कोई भी मतलब कंट्रोवर्सी नहीं होगी। जब उस पर मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट है वो किसी जो कंट्रोवर्सी के बगैर इस बिल पे साइन कर सकता है। ये उसके लिए जो कंपलसरी बना दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 आया था, इसमें क्या लाया गया था? जो एक स्टेट है इंडिया की जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम जो 1975 से पहले जो वो इंडिया की स्टेट नहीं थी। तो अगर हम बात करेंगे जो 75 में इस जो सिक्किम है, सिक्किम जो स्टेट है उसको इंडियन यूनियन में ऐड कर दिया गया था। किस अमेंडमेंट के तहत? जो 36th अमेंडमेंट 1975 का आया था, इसी अमेंडमेंट के तहत जो सिक्किम है उसको इंडियन यूनियन के साथ, इंडियन जो कंट्री है उसके साथ जो इसको ऐड कर दिया गया था। एंड गाइज अगर हम बात करेंगे 38th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में जो चीज़ मेंशन कर दी गई थी वो ये है कि जो इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा कभी लगा दी जाएंगी तो उस पर वो नॉन जस्टिसेबल रहेगी, उस पर कोई भी बात नहीं करेगा, वो नॉन जस्टिसेबल रहेगी। सो ये जो कभी कभार कभी मतलब जो नेशनल इमरजेंसी वगैरह या फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अगर हम बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी आज तक कभी 3 बार लगी है इंडिया में। अगर हम बात करेंगे अगर हम बात करेंगे 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। अगर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी भी इंडिया में नहीं लगी है। इसी पे जो 38th अमेंडमेंट आया है, जो नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो नॉन जस्टिसेबल रहेगी, उस पर कोई भी बात नहीं कर सकता। इसके बाद अगर हम बात करेंगे गाइस 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 की, तो इस जो 42nd अमेंडमेंट है इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बिकॉज इसको हम इसलिए जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको हम इसलिए कहते हैं बिकॉज इस अमेंडमेंट के द्वारा जो हमारा प्रेम्बल है, जिसे हम हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसमें जो 3 जो वर्ड्स हैं वो ऐड कर दिए गए थे। जो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी इन द प्रेम्बल। जो प्रेम्बल में 3 वर्ड्स ऐड कर दिए गए थे वो 42nd अमेंडमेंट के तहत ऐड कर दिए गए थे, जो कब आया था? 1976 में आया था, जिस प्रेम्बल को हम हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। एंड गाइज अगर हम बात करेंगे 42nd जो अमेंडमेंट आया था, इसी के तहत जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाय द सिटीजन्स, जो सिटीजन्स के लिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इसी जो 42nd अमेंडमेंट है इसी के तहत आई थी, जो किस पार्ट में है? पार्ट 4A में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम बात करेंगे एडिट 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 39, 39A, 43A एंड 48A, ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो मतलब ऐड कर दिए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। किस आर्टिकल पे किन आर्टिकल्स के तहत? 39, 39A, 43A एंड 48A, ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनको 4 जो न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको ऐड कर दिया गया था इसी अमेंडमेंट के तहत। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो लोकसभा का जो टेनर था उसको 5 ईयर से 6 ईयर तक बढ़ा दिया गया था।
सो गाइस अगर हम इसके बाद बात करेंगे जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया था, उसके तहत जो पहले ही जो इसमें इसका जो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज का टेनर बढ़ा गया था, इसमें इसको डिक्रीज कर दिया गया था अपनी पोजीशन पे क्या, जो इस पे 1 साल बढ़ा दिया गया था, इस पे 1 साल इस अमेंडमेंट में 1 साल रेज कर दिया गया था। सो गाइज अगर हम बात करेंगे रेस्टोर द ओरिजिनल टर्म ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो टेनर है जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, उनका जो पीरियड है उनको 5 ईयर्स तक रख दिया गया था। एंड गाइज अगर हम बात करेंगे जो नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है, उसमें एक ग्राउंड होता था जो इंटरनल डिस्टर्बेंस होती थी, उसी को हटा के जो जो ये आम जो आर्मड रिबेलियन बना दी गई थी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे और एक पॉइंट ऐड कर दिया गया था, जो है मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। जो एक कैबिनेट वर्ड है, ये इसी आर्टिकल के तहत, ये इसी अमेंडमेंट के तहत ऐड कर दिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये मतलब जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी लगाएगा, तो उस वक्त जो कैबिनेट का रिकमेंडेशन ज़रूरी है, उस वक्त जो कैबिनेट की रिकमेंडेशन बहुत ही ज़रूरी है। और गाइस अगर हम बात करेंगे जो हमारा जो फंडामेंटल राइट राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको अबॉलिश कर दिया गया था, उसको सस्पेंड कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से। और उसको अगर हम बात करेंगे लीगल राइट बना दिया गया था, किस आर्टिकल के तहत, जो आर्टिकल 13A के तहत उसको लीगल राइट बना दिया गया था। और गाइस अगर हम बात करेंगे और एक पॉइंट ऐड कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट के तहत, जो आर्टिकल 20 और 21 है, उसको इमरजेंसी के वक्त, नेशनल इमरजेंसी के वक्त जो सस्पेंड नहीं कर दिया जाएगा। जो आर्टिकल 20 है और 21 है, उसको सस्पेंड नहीं कर दिया जाएगा जब कभी भी नेशनल इमरजेंसी इंडिया में लगेगी। अगर हम बात करेंगे इसके बाद जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 जो आया था, इसमें एक लॉ लाया गया था, जिस लॉ को हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ हम इसको इसलिए कहते हैं कि जो मतलब प्रोवाइडेड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो भी मतलब अगर ये बीजेपी है या ये कांग्रेस है, इलेक्शन के बाद अगर हम बात करेंगे, अगर इसका कोई मेंबर बीजेपी का कोई मेंबर कांग्रेस में चला जाएगा, इस आर्टिकल के तहत, इस जो अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट के तहत जो ये पर्सन है, इसको जो हमारे मतलब पार्लियामेंट से या किसी भी असेंबली से इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसीलिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। ये किस अमेंडमेंट में आया था? जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 का आया था, इसी में ये लाया गया था। एंड गाइज अगर हम बात करेंगे इसके बाद जो 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल को ऐड कर दिया गया था हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ऐड कर दिया गया था। इस पे मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारा जो प्लेलिस्ट है, चैनल का प्लेलिस्ट है, उसमें शेड्यूल्स की जो वीडियो है वो पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इसके बाद जो 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 का आया था, उसमें जो वोटिंग एज है उसको रिड्यूस कर दिया गया, 21 ईयर से 18 ईयर्स कर दिया गया था। और ये दोनों के लिए स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हो या लोकसभा के इलेक्शंस हो, उनमें जो 21 जो पहले जो एज होती थी वोटिंग के लिए, वो 21 ईयर्स थी, और उसको रिड्यूस कर दिया गया था, डिक्रीज़ कर दिया गया था 21 से 18 ईयर्स तक। इसके बाद अगर हम बात करेंगे गाइज 69th अमेंडमेंट एक्ट 1981 जो आया था, इसमें जो स्पेशल जो अकॉर्डिंग ए स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली बाय डिजाइनिंग इट एज ए नेशनल कैपिटल फॉर टेरिटरी। जो दिल्ली है हमारी, उसको 69 अमेंडमेंट के तहत जो हमारी नेशनल कैपिटल यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। जो हमारी मतलब जो हमारी कैपिटल, जो नेशनल कैपिटल है, दिल्ली है। तो इसको कब बनाया गया था नेशनल कैपिटल इंडिया की? जब ये 69 अमेंडमेंट आया था। कब? 1991 में जब 69 अमेंडमेंट आया था, तो उसी के तहत जो दिल्ली है उसको नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया बनाया गया था और यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। सो गाइस ये थी आज कुछ अमेंडमेंट्स। इसके बाद और एक वीडियो बनेगा अमेंडमेंट्स पे, क्योंकि अभी बहुत अमेंडमेंट्स हैं। अगर हम बात करेंगे 105 अमेंडमेंट्स आज तक हुए हैं, तो अभी हम 69 तक ही पहुँचे। इसके बाद और एक वीडियो लाएंगे हम अमेंडमेंट्स पे। एंड गाइज अगर आपसे रिक्वेस्ट, हर बार यही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर लेना। थैंक यू।